एक शिक्षक की सफलता उसके ज्ञान, उसके व्यक्तित्व एवं उसके प्रभाव पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि कक्षा कक्ष प्रबंध पर भी निर्भर करती है। वास्तव में क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है, आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं सोनी साहनी। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रत्येक शिक्षक को आना अति आवश्यक है। कोई भी शिक्षक यदि कक्षा कक्ष प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है तो अपने ज्ञान को, अपने प्रभाव को छात्रों के अंदर स्थापित नहीं कर सकता है। ज्ञान का छात्रों तक पहुंच पाना और प्रत्येक छात्र की योग्यता, क्षमता के अनुसार उस ज्ञान का प्रसार हो पाना, अधिगम हो पाना क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत आता है। विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है, वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का होता है। विद्यालय प्रबंधन संस्था के मुखिया के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट का क्षेत्र जो है वह कक्षा अध्यापक की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। अध्यापक अपनी कक्षा का नियंत्रण, प्रबंधन करने की पूरी तरह कोशिश करता है और उससे उम्मीद की जाती है कि वह कक्षा कक्ष प्रबंधन में पूर्णतः सफल होगा। उसकी असफलता उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर डालती है और वह शिक्षण के क्षेत्र में फिर सफल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को कक्षा कक्ष प्रबंधन में अवश्य कुशल होना चाहिए। और क्या है ये कक्षा कक्ष प्रबंधन, आइए आज हम देखते हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही सबसे पहले हम एक सरसरी निगाह पूरी क्लास पर डालते हैं। उस निगाह में उस क्लासरूम को देखने में हमें पूरी तरह देख पाते हैं कि किस तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, कहाँ पर शरारती बच्चे हैं, कहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है किस तरह की। और यह रिक्वायरमेंट समझकर, जानकर हम क्लास को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। तमाम शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों ने कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक के व्यक्तित्व यानी कि मनोदैहिक गुणों के सम्मिश्रण के रूप में उसको देखा है कि किस तरह एक ऐसी क्लास है जिसमें शोर हो रहा है, जिसमें शिक्षक का कोई बात सुनी नहीं जा रही है, उसमें एक प्रभावशाली शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते ही पूरी कक्षा को अपने नियंत्रण में ले लेता है। यह उस शिक्षक से भय के कारण नहीं होता, बल्कि यह उसकी कुशलता होती है, उसके ज्ञान का, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। जॉन डेवी ने कहा है कि कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं अथवा बाधा डालती हैं, प्रेरित करती हैं अथवा रोक लगाती हैं। यानी कि क्लासरूम एक ऐसा स्थान है जहां पर छात्रों के अच्छे व्यक्तित्व को भी उनके आगे बढ़ाने का भी प्रयास होता है। और यदि सही तरीके से ना हो क्लासरूम मैनेजमेंट तो फिर उनको व्यक्तित्व को पीछे ले जाने का भी कार्य यहीं पर हो जाता है। उनकी गतिविधियों को प्रेरित करने का और रोक लगाने का दोनों कार्य क्लासरूम में ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वह उसके अंदर कोई विशिष्ट प्रतिभा है, तो शिक्षक एवं उसके सहपाठी उसको प्रोत्साहित करके उसको आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। और यदि छात्र में कोई बुराई है, कोई दुर्गुण है, तो वही क्लासरूम मैनेजमेंट के तहत ही शिक्षक बाकी क्रियाओं के माध्यम से सहपाठीगण भी उसके दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित करने का और रोक लगाने का दोनों कार्य क्लासरूम में ही हो जाता है। होमन महोदय ने कहा है कि कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ चलती हैं, जहाँ पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। जो क्लासरूम होता है, कक्षाएँ होती हैं, वहाँ पर समाज के निर्माण का कार्य होता है, समाज की परिस्थितियों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न विषयों के ज्ञान के माध्यम से हम समाज को बदलने का प्रयास वहीं पर करते हैं, क्योंकि कक्षा में समाज के सभी वर्ग से छात्र छात्राएं बैठे रहते हैं और उनके अंदर उस ज्ञान की स्थापना करके हम समाज को ही बदलने का प्रयास करते हैं। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर नियंत्रित परिस्थितियाँ होती हैं और उसमें ज्ञान प्रदान किया जाता है और छात्र छात्राएँ क्या सीख रहे हैं इसकी भी संतुष्टि प्राप्त की जाती है। फिलिप जैक्सन महोदय ने कहा है कि कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। यह वह स्थान भी है जहां परीक्षण असफल और सफल होते हैं, मन बहलाने की बातें पूरी होती हैं
जहाँ नई अंतर्दृष्टि मिलती है और कौशल प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि क्लासरूम में ही जीवन का भी निर्माण होता है छात्र छात्राओं के, और छात्र छात्राएं वहाँ पर अपना अधिकतम समय भी व्यतीत करते हैं। और यही वह जगह है जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग से तात्पर्य लैब की, साइंस की प्रयोगशालाओं से नहीं है। यहाँ प्रयोग से तात्पर्य छात्र छात्राओं पर एक्सपेरिमेंट से है। यानी कि हम छात्र छात्राओं के व्यवहार को अपने अपेक्षित ढंग से वांछित दिशा में बदलने का प्रयास करते हैं, और उसमें सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। असफलता प्राप्त करने पर हम फिर से नए तरीके से प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जगहों से छात्र छात्राएं आकर एक नई दिशा भी प्राप्त करते हैं, और वह सीखते हैं कि वास्तव में जीवन है क्या, ज्ञान है क्या, और उस ज्ञान का, उस जीवन का समाज के हित में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। एक शिक्षक उत्तम कक्षा कक्ष प्रबंध के जरिए अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व को उत्तम तरीके से प्रस्तुत करके छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन के भी विभिन्न आयाम होते हैं, जिसमें सबसे पहला है भौतिक आयाम, यानी कि वातावरण। कक्षा कक्ष शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई होती है। संस्था का संस्थापक या प्रबंधक स्थान स्थल के संबंध में निर्णय लेता है और भवन, मैदान तथा कक्षा कक्षों की रूपरेखा तैयार करता है। बैठने की व्यवस्था, प्रकाश और वायु की व्यवस्था, श्यामपट्ट और अन्य सुविधाएं कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण विषय होती हैं। प्रबंधन के रूप में अध्यापक को कक्षा कक्ष के भौतिक वातावरण की इन सुविधाओं की जांच करनी होती है, जिन्हें अधिगम के लिए अनुकूल होना चाहिए। मान लीजिए क्लासरूम में, स्कूल में तो, विद्यालय में सारी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन यदि क्लासरूम में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, हवा की व्यवस्था नहीं है, तो फिर वहाँ पर अध्ययन एवं अध्यापन कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह क्लास में एंट्री करते ही ये सुनिश्चित करें कि छात्र सही तरीके से बैठे हैं, वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है, श्यामपट्ट की व्यवस्था है, सभी चीज़ों की उत्तम तरीके से व्यवस्था है। यह एक प्रबंधक के रूप में भौतिक वातावरण को सही करने का दायित्व जो है ये शिक्षक का ही होता है। इसके बाद दूसरा आयाम है मनोवैज्ञानिक आयाम। मनोवैज्ञानिक आयाम में अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय होती है। मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ लर्निंग। जहाँ अभिप्रेरणा होगी वहाँ अधिगम होगा। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम अर्जित नहीं किया जा सकता है। अध्यापक शाब्दिक और गैर शाब्दिक क्रियाओं द्वारा अपने छात्रों को अभिप्रेरित करता रहता है। उसके द्वारा वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है। वह छात्रों की आकांक्षा का स्तर ऊपर उठाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक के सम्मिलन से छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों की सहभागिता और अधिगम में मनोवैज्ञानिक आयाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनोवैज्ञानिक आयाम से तात्पर्य कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक के द्वारा छात्रों को मोटिवेट करने से है, ताकि मोटिवेट होकर, मतलब प्रेरित होकर छात्र जो है उत्सुक हो सीखने के लिए और लर्निंग हो। इसके बाद जो दूसरा आयाम है वह है सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। कक्षा कक्ष संस्था तथा समाज का लघु रूप होता है। कक्षा कक्ष के वांछनीय सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से उसमें नए समाज को आकार प्रदान किया जाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का संबंध शामिल होता है, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है अध्यापक और छात्र का संबंध आपस में, फिर छात्रों का आपस में संबंध, फिर अध्यापकों का आपस में संबंध, एवं फिर अध्यापक एवं संस्थान के मुखिया के मध्य संबंध। अध्यापक को अपने छात्रों की पृष्ठभूमि, उनके पूर्व व्यवहार, अधिगम क्रियाओं और रुचि का ज्ञान भी होना चाहिए। ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से शिक्षक की शिक्षण क्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षकों का आपस में अच्छा संबंध नहीं है और इसकी जानकारी छात्र छात्राओं को है, तो फिर वह शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव थोड़ा कम ही रखते हैं, और वह उनके प्रति जो भाव होता है सम्मान का, उसको बनाए रखने में असफल होते हैं, जिससे जो ज्ञान प्रदान करने की क्रिया होती है या ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया होती है वह सही तरीके से नहीं हो पाती है। फिर चौथा है नैतिक आयाम। कक्षा कक्ष प्रबंधन का नैतिक आयाम छात्रों की भावनाओं, अभिवृत्तियों और नैतिक मूल्यों से संबंधित है। अध्यापक कक्षा का नेता और अपने छात्रों के लिए आदर्श होता है। उसे अध्यापक की तरह दिखना चाहिए और व्यवहार भी अध्यापक की तरह होना चाहिए। उसे कक्षा कक्ष की संहिता और आचरण का पालन करना चाहिए, जो नैतिक मूल्य आधारित होने चाहिए। ये जो नैतिक आयाम है, इसमें
शिक्षकों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी वेशभूषा, अपनी वाणी, अपना व्यवहार अध्यापक की मर्यादा के अनुसार रखें। यदि वह अध्यापक की मर्यादा के अनुसार अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी वेशभूषा रखेंगे तो फिर जो छात्र छात्राएं होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वह उनका सम्मान करेंगे और उनकी सिखाई गई बातों का पालन भी करेंगे। अध्यापक के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा असर छात्रों के ऊपर पड़ता है। खास तौर से नैतिक स्तर पर वह अपने शिक्षकों का ही अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। कक्ष के वेरिएबल्स यानी कि कंपोनेंट्स 3 हैं: अध्यापक, छात्र और मध्यस्थ चर। प्रबंधक के रूप में अध्यापक कक्ष प्रबंधन का मुख्य स्वतंत्र चर होता है। अध्यापक स्वतंत्र चर होता है और उसकी क्रियाओं का प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। वह कक्ष की अधिकांश क्रियाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करता है। वह कक्ष में अधिगम संरचनाएं उत्पन्न करके छात्र अधिगम को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अपनी शिक्षण क्रियाएं व्यवस्थित करता है। वह अपने कक्ष प्रबंधन में छात्रों को अभिप्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने कक्ष की अनुदेशात्मक प्रक्रिया की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करता है। छात्र कक्ष में आश्रित चर के रूप में होते हैं। शिक्षण का प्रयोजन होता है अधिगम को सुविधापूर्ण बनाना। अधिगम शिक्षण पर निर्भर करता है। यदि शिक्षण को स्मृति स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है तो रटंत अधिगम होता है। बोध स्तर के शिक्षण से परिपाक और स्वामित्व प्रत्यय सुविधापूर्ण बन जाता है, लेकिन शिक्षण के इस स्तर पर छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। मध्यस्थ चर के रूप में हम पाते हैं कि मध्यस्थ चर के रूप में जो कंटेंट होता है, जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, शिक्षण की सूक्तियाँ होती हैं, शिक्षण की प्रविधियाँ, टीचिंग एड्स एवं अन्य सामाजिक कौशल भी वो मध्यस्थ चर के रूप में आते हैं। यानी कि जो सीखने एवं सिखाने के मध्य की क्रियाएं होती हैं वह मध्यस्थ चर के रूप में आती हैं। मध्यस्थ चरों से अध्यापक और छात्रों के मध्य की अंतर्क्रिया प्रभावित होती है। शिक्षण की सहायक युक्तियाँ जो हैं वह भी मध्यस्थ चर के अंतर्गत आती हैं। कक्ष प्रबंधन के मुख्य घटक के रूप में अध्यापक को अध्यापक, प्रबंधक, दार्शनिक, निर्देशक, अनुसंधानकर्ता, नेता इत्यादि के रूप में अनेक भूमिकाएं निभानी होती हैं। कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए उनके पास अधिकार, जिम्मेदारी, नेतृत्व और जवाबदेही होती है। उसे छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होता है। शिक्षक को अनुशासन, युक्तियों, नीतियों, सूत्रों और शिक्षण की सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रतिमान का उपयोग करना होता है। उसे अपने सहकर्मियों और संस्थान के मुखिया के साथ सामाजिक संबंध कायम करना होता है। कक्ष प्रबंधन में शिक्षक को कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। शिक्षक की सबसे पहली भूमिका होती है एक अध्यापक के रूप में, एज ए टीचर। अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक छात्र की रुचियाँ, रुझान, योग्यता, उपलब्धियाँ, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्यापक के पास जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक जो है प्रबंधक के रूप में भी होता है। अध्यापक को प्रबंधक के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, कार्यों और अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वयन और नियंत्रण अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। एज ए लीडर, शिक्षक एक नेता के रूप में भी होता है। अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य करना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अध्यापक के नेतृत्व के गुणों में सबसे पहले उसको क्लासरूम यानी कि शिक्षकों के साथ एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। एज ए फिलोसफर, दार्शनिक के रूप में अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करनी होती है। उसे अपने विषय में स्वामित्व प्राप्त होनी चाहिए। उसे अपने विषय की नवीनतम खोजों की जानकारी होनी चाहिए। उसे अपने विषय में गहरी रुचि होनी चाहिए। विषय पर स्वामित्व होने से शिक्षण प्रभावपूर्णता में सहायता मिलती है। एक शिक्षक एज ए गाइड के रूप में भी होता है। शिक्षक को निर्देशक के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे छात्रों की अधिगम, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, वैयक्तिक समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें सलाह देना चाहिए। उसे कमज़ोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। एक शिक्षक को अनुसंधानकर्ता के रूप में भी होना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अतः अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार अध्यापक को कक्ष प्रबंधन में विविध भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। अध्यापक का समर्पण, विषय वस्तु पर स्वामित्व
और शिक्षण के मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग कक्षा में श्रेष्ठता लाता है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने में अध्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन का प्रभावपूर्ण उपयोग कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक शिक्षक जो है वह क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रवीण होकर अपने शिक्षण की व्यवसाय में, शिक्षण प्रोफेशन में बहुत ही सफल हो सकता है और अपने विषय पर पारंगत होकर वह जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दे सकता है। इसलिए क्लासरूम मैनेजमेंट में प्रत्येक शिक्षण को प्रवीण होना अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही।